हेलो गाइज, और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं हम, जिसमें मैंने स्प्रिंग के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, और उनके जो हेलिकल स्प्रिंग के उसके टाइप्स हैं, जिसमें कंप्रेशन स्प्रिंग हो गया, एक्सटेंशन स्प्रिंग हो गया। कंप्रेशन स्प्रिंग और एक्सटेंशन स्प्रिंग को भी हम डिफरेंट फॉर्म में उनके एंड कंडीशन के हिसाब से, उनकी जो एंड है उनका एंड कॉइल के स्टाइल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड कॉइल के हिसाब से, इनएक्टिव कॉइल जिन्हें कहते हैं। ओके, तो एंड कॉइल के हिसाब से भी उन्हें हम डिवाइड करते हैं, किसको? हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग को और एक्सटेंशन स्प्रिंग को। ओके, तो ये सब चीज़ें बातें तो हो गई। अब जो मेन है, जो डिज़ाइन है उसका हेलिकल स्प्रिंग का, ये देखते हैं। ठीक है, अब हेलिकल स्प्रिंग का कैसे किस हिसाब से डिज़ाइन होता है, अब उस पर कौन सा लोड तो लगता है, कौन सा लोड लगता है, कैसा लोड लगता है, और किस हिसाब से उसका डिज़ाइन होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अगर, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की, मैंने क्या बताया, हेलिकल स्प्रिंग भी दो टाइप के अगर डिसाइड करें, एक तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, एक ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होते हैं। अगर मैं क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करूं तो उसको जो हेलिक्स एंगल होता है वो लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होता है, और जो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होता है उसका जो हेलिक्स एंगल होता है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का जो हेलिक्स एंगल है वो लेस देन 10 डिग्री है। तो मतलब कि जो कॉइल्स हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल तो हैं ही, पर और जो कॉइल्स हैं वो जो स्प्रिंग की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, ऑलमोस्ट उसके परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो, मैंने ये मानो कि ये स्प्रिंग की एक्सिस हो गई, ये एक कॉइल हो गई, ये वाली मान लिया ये एक कॉइल है, ये कॉइल है। और हेलिक्स एंगल क्या मतलब, अगर हेलिक्स एंगल ये ऐसे करके, ठीक है, ये एक कॉइल है, तो ये जो एंगल बना रहा है हेलिक्स एंगल, ये अगर ग्रेटर देन 10 डिग्री होगा तो ये ओपन कॉइल है। ओपन कॉइल मतलब कि इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा, कॉइल्स के बीच में, एक दूसरे कॉइल के बीच में गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा तो ओपन रखेंगे। अब जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है उसमें जो हेलिक्स एंगल है वो लेस देन 10 डिग्री है, तो इनके बीच में जो गैप है बहुत कम गैप होगा, और ये बहुत कम गैप होने की वजह से सारे स्प्रिंग एक अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, बहुत कम गैप होता है। ठीक है, ऐसे करके परपेंडिकुलर होंगे सारे के सारे कॉइल्स। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि टेंसाइल लोड लगता है और एक कंप्रेसिव लोड। अगर हम बात करें हेलिकल स्प्रिंग पर, तो यहाँ पर कैसा लोड लग रहा है, अगर हम टेंसाइल लोड की बात करें, माने टेंसाइल लोड ले लिया कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ लोड लगा रहे हैं। तो भाई अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ स्प्रिंग का, जो हेलिकल स्प्रिंग है उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ, हेलिकल स्प्रिंग का जो वायर है, क्योंकि जो हम वायर को ही तो हेलिकल फॉर्म में स्प्रिंग बना रहे हैं, है नहीं, वायर को ऐसे ऐसे करके, तो अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन लूँ उस वायर का, तो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन निकल के आएगा ये। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ओपन कॉइल। ओके, तो अगर मैं इसका, यहाँ मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो भाई जब मैं ये लोड लगाऊंगा इस पे, तो इस पे एक तो ये लोड लगेगा और एक ये, मतलब एक टॉर्सनल शियर फोर्स आएगा और एक केवल शियर फोर्स आएगा। एक तो शियर फोर्स आएगा और एक टॉर्क आएगा इस सेक्शन पे, पता है सबका आपको। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इस कॉइल के परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है इसमें। देखो क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्यों बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, तो एक ये शियर फोर्स और एक टॉर्क, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा तो इस सेक्शन पे किसी भी टाइप का बेंडिंग लोड नहीं लगेगा।
ठीक है, वरना अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स आता ना तो बेंडिंग स्ट्रेस आता। तो इसका मतलब दो आ रहे हैं, एक शियर फोर्स आ रहा है और एक टॉर्क आ रहा है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के केस में। अगर ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करें तो भाई मैंने एक ये लोड लगाया ऊपर की तरफ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो लोड लगाया, अब इसका क्रॉस सेक्शन का है यहाँ पर, ठीक है, ये है इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का क्रॉस सेक्शन। तो भाई अब यहाँ पर तो ये ऐसे करके लग रहा है, ठीक है, लग रहा है। अब जब यहाँ पर लगेगा, अब देखो ऐसे एंगल पर है, तो इसका मतलब दो पार्ट होंगे, एक ऐसे एक इस डायरेक्शन में, एक इस कॉइल के परपेंडिकुलर, इस F के दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके परपेंडिकुलर कॉइल के Fy मान लिया, और एक इस X और इसके एक्सिस के अलोंग Fx। भाई क्योंकि जो कॉइल है वो एंगल पर है, तो एक इसके परपेंडिकुलर इस कॉइल के और एक इसकी एक्सिस के अलोंग। अब जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये यहाँ पर शियर फोर्स देगा और टॉर्क देगा, दो देगा, जैसा यहाँ दे रहा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक शियर फोर्स दे रहा था और एक टॉर्क दे रहा था, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब यही वाला जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है इसका, इस कॉइल का, एक शियर फोर्स देगा और एक टॉर्क देगा, ठीक है। पर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है ये भी कुछ करेगा, तो ये लगाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। क्या लगाएगा? बेंडिंग लोड, बेंड होगा, समझ रहे, क्योंकि ये जो लग रहा है इस पर लगेगा बेंडिंग लोड, बेंडिंग स्ट्रेस देगा, समझे, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट बेंडिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉइल के लगा रहा है। तो ये वाला केस हम नहीं देखते, हमारे जो कोर्स में है वो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, मतलब कि केवल दो ही आएंगे, एक टॉर्सनल और एक शियर फोर्स, टॉर्क आएगा और शियर फोर्स आएगा, बस, मतलब एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा और एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा, बस। ये वाला ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसे पढ़ेंगे नहीं, समझ गए। तो मैंने क्या कहा, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के केस में जो हेलिक्स एंगल होता है वो लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है अपनी एक्सिस की, तो उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जो ये कॉइल है इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ओपन कॉइल एक हेलिकल स्प्रिंग में ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है कॉइल के अलोंग और एक परपेंडिकुलर वाला आपको शियर ये सब चीज़ देगा, और हॉरिजॉन्टल वाला बेंडिंग, समझ गए। तो ये बात है। तो हॉरिजॉन्टल वाला बेंडिंग मोमेंट देगा, ओके। तो अब हम देखते हैं, तो अब तो ये बात तो समझ में आ गई कि हम क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में यहाँ पर इस कोर्स चैप्टर में नहीं बात करी जाएगी। अब जब क्लोज्ड कॉइल है, अब मैंने जैसे यहाँ पर बनाया है, आपको लग रहा होगा कि हेलिक्स एंगल बहुत ज़्यादा है, पर मैंने एक दिखाने के लिए आपको ऐसा बना रखा है ताकि समझ गए। तो ये क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है ये वाला भी, ठीक। अब जब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो है क्रॉस सेक्शन वायर का डायमीटर है डी, स्मॉल डी, और कैपिटल डी क्या है आपका, मीन कॉइल डायमीटर किसका, स्प्रिंग का, और स्मॉल डी क्या है, वायर का डायमीटर, जो वायर हमने हेलिकल फॉर्म में बना के उसका स्प्रिंग बनाया है, और कैपिटल डी क्या है, मीन कॉइल डायमीटर, ठीक है, ओके। अब मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे करके इस स्प्रिंग को, ये क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो इसमें देखो इसके क्रॉस सेक्शन पे दो ही लोड आएंगे, जैसे मैंने कहा एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड, तो कौन कौन सा आएगा, ये क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है, एक तो शियर फोर्स आएगा और एक
टॉर्क आएगा। तो मैंने ये माना कि अब मैं ये वाला जो लोड है यहाँ पर ट्रांसफ़र करता हूँ तो एक शियर फोर्स आएगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में मैं लोड लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में शियर फोर्स लग रहा है। ओके, और एक टॉर्क आएगा, ठीक है। मान ली मैंने ये एफ लोड ले, एफ यहाँ पर, ठीक है, ये एफ, तो एक शियर फोर्स आएगा और एक टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्या आया ये टॉर्क, ओके, टॉर्क आया। तो यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैं ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो ये मैंने ऐसे करके बना लिया। ये वाला सेम क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, ओके, ये मैंने बना दिया। और यहाँ पर आपको पता है मैंने एफ लोड लगाया है। सेम ये वाला क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ बनाया है, जो इसकी एक्सिस से इसका जो रेडियस है वो मान लो dy2 है, ठीक है, यहाँ से dy2, ओके। तो ये F यहाँ लगा है, तो यहाँ पर एक शियर फोर्स आएगा। तो मान लिया कि ये जो मैंने डॉट डॉट से बनाया है ये शियर फोर्स है, ओके, दोनों तरफ लगेगा ना, ये शियर फोर्स है भाई। शियर फोर्स लग रहा है तो यूनिफॉर्म लगेगा सब जगह, यहाँ भी उतना, यहाँ भी, समझ गए ना। तो शियर फोर्स लग रहा है। अब जो टॉर्क आया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आया है, तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आया तो टॉर्क क्यों आता है जब शियर फोर्स लगाते हैं उसके, देखो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आया है। तो ये है किसका, ये जो मैंने डार्क एरो से बनाया है ये क्या है, टॉर्सनल शियर फोर्स। और जो ये मैंने डॉट से बनाया है ये क्या है, डायरेक्ट शियर फोर्स। डायरेक्ट शियर फोर्स किसकी वजह से, जो ये एफ है। और ये जो मैंने डॉट ये बनाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क, ठीक है, ये हो गया जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्प्रिंग को, ठीक है। अब जब मैं क्या करता हूँ, मैं जब कंप्रेस करता हूँ स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस मतलब ऐसे लोड लगाया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, तो स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करता हूँ तो मैंने मान लिया कि स्प्रिंग कंप्रेस है, तो उसने शियर फोर्स कैसे लगाया, नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने ये माना है कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में भी कॉइल में फोर्स लग रहा है। तो कंप्रेस किया तो शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कब, जब स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया। तो मैंने यहाँ बना लिया, इसी को दोबारा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसी को, ये मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, यही वाला क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने, ओके, यही वाला क्रॉस सेक्शन लिया है, पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया फोर्स, ओके, रेडियस उतनी ही है dy2, ठीक है। तो मैंने डाउनवर्ड कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, तो शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई यहाँ मैं डॉटेड लाइन से जो बना रहा हूँ वो क्या है, डायरेक्ट शियर फोर्स, ठीक है, या इनसाइड में भी आउटसाइड में सेम आएगा। अब टॉर्क कैसा आएगा भाई, टॉर्क आएगा, पहले कैसे आ रहा था, पहले आ रहा था क्लॉकवाइज, अब आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे तो रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ गए। तो अब एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो आपको देख के यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आपको देख के ये लग रहा होगा कि जो कॉइल है, जो वायर है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके इनर साइड पे जो शियर फोर्स है वो मैक्सिमम है। देखो इनर साइड पे देखो डबल आ रहा है, डबल, ये देखो यहाँ पर तो अपोजिट है, तो यहाँ पर तो मिनिमम है, और यहाँ पर तो केवल सिंगल है। तो इसके इनर साइड पे, इस स्प्रिंग वायर के इनर साइड पे आपका शियर फोर्स मैक्सिमम है, कंप्रेसिव फोर्स के केस में भी। और यहाँ पर भी देख लो,
डबल आ रहा है, ये इसके अपोजिट है। तो एक्सटेंशन के केस में भी इनर साइड पे शियर फोर्स मैक्सिमम है, समझ गए, शियर फोर्स मैक्सिमम है इनर साइड पे। मतलब कि अगर फेलियर की जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो वायर है, वायर है हमारा स्मॉल डी डायमीटर का, उसके इनर साइड पे फेलियर की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि इनर साइड पे जो फेलियर की पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब जो सबसे ज़्यादा फेलियर की पॉसिबिलिटी है तो वो इनर साइड पे है, तो क्रैक सबसे पहले कहाँ डेवलप होगा, इनर साइड पे स्प्रिंग के। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जो क्रैक होगा वो सबसे पहले इनर साइड पे डेवलप होगा स्प्रिंग के। ठीक है, अब हम टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क आपको पता है क्या है, टॉर्क क्या होगा भाई, एफ। भाई एफ, ये जो ये टॉर्क है, पहले तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना टॉर्क। मान लिया मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो उसकी वजह से टॉर्क कितना आया, कितना टॉर्क होगा, एफ इंटू डी वाई टू। डी वाई टू तो होगा एफ इंटू डी वाई टू, ये क्या हो गया, टॉर्क हो गया। ठीक है, अब आपको पता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो टॉर्क से आता है कैसे निकालते हैं, टी वाई जे टॉ वाई आर। ठीक है, टॉ क्या है, टी आर वाई जे, ऐसी तो निकालते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो इस जो ये वायर है, जो वायर का डायमीटर है स्मॉल डी, वायर का डायमीटर क्या है, स्मॉल डी है भाई। जो ये वायर है इसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। ठीक है, अब इसमें टॉर्क हमको क्या पता चला है, टॉर्क कितना है, एफ डी वाई टू, एफ कैपिटल डी वाई टू है, समझ गए। अब हमको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालना है किसमें, इसमें जो ये स्प्रिंग का वायर है, जो ये स्प्रिंग है इसका जो वायर है जिसका डायमीटर स्मॉल डी है, इसमें हमको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालना है ना। तो इसमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना होगा, अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डी, टॉर्क हमको पता है एफ कैपिटल डी वाई टू। अब स्मॉल आर, ये आर क्या है, आर क्या है, ये इसका रेडियस, किसका, स्प्रिंग का जो वायर है उसका रेडियस आर। आर क्या है, डी वाई टू, स्मॉल डी वाई टू। ठीक है, स्मॉल डी वाई टू, क्योंकि भाई हमको तो जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जिसमें किस में आ रहा है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन में तो आ रहा है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, समझे। तो आर क्या है, ये आर डी वाई टू, भाई यहाँ पर ही तो लग रहा है शियर स्ट्रेस, आर डी वाई टू होगा। और जे क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इस क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पाई डी की पावर 4 32, समझ गए, ये तो पता होगा, पाई डी स्मॉल डी होगा वो, समझ गए। क्योंकि भाई हमको इसमें इस वायर में देखना है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन में देखना है, तो पाई डी की पावर 4 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 4 4 32, 8 8 एफ डी स्मॉल डी, डी से डी क्यूब कट गया तो यहाँ डी क्यूब नीचे आ गया, 8 एफ डी डिवाइडेड बाई पाई डी स्मॉल डी का क्यूब। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना आ गया, 8 एफ डी पाई डी क्यूब, ये आ गया टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, समझ गए। तो अब देखो दो शियर स्ट्रेस हैं, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है और एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, समझ गए। एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है और एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है। अब जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है तो ये मैं मान लिया हूँ टॉर्ट टी, ये हो गया टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है वो कितना होगा, एफ डिवाइडेड बाई, अब देखो शियर फोर्स कितना लग रहा है, कितना शियर फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है ना, एफ शियर फोर्स लग रहा है ना। इस स्प्रिंग के जो वायर है, इस स्मॉल डी का जो वायर है, इस पर कितना शियर फोर्स लग रहा है, तो ये एफ लग रहा है, एफ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना है इस स्प्रिंग के वायर का, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या हो गया, 4 एफ डिवाइडेड बाई पाई
डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, समझ गए, जो हमारा F के वजह से आया है, जो ये हमारा F है ना, इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आया है 4F डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, डबल, जो इनर, जो हमारा स्प्रिंग का जो वायर है उसके इनर साइड पे आया है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम टोटल निकालें तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस प्लस जो फ्रिक्शन, जो फोर्स की वजह से स्ट्रेस आया है, तो टॉर्सनल की वजह से कितना है, एट 8FD डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, और इसकी वजह से कितना है, 4F डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, यह है। अब यहाँ से हम 8FD डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब कॉमन ले लेंगे। देखो ये टॉ मैक्स हो गया, क्या हो गया, टॉ मैक्स, कहाँ पे, इनर साइड पे। ठीक है, तो 8 टॉ मैक्स कितना हो गया, 8FD डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस डी क्यूब, मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, तो ये हुआ 8FD डिवाइड बाई पाई डी क्यूब 1 प्लस। अब आपको स्प्रिंग इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, कैपिटल C कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, क्या होता है ये, स्प्रिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, C लगते हैं, तो ये क्या हो गया, 0.5 डिवाइड बाई C, समझ गए, 1 प्लस 0.5 डिवाइड बाई C क्या, और ये स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ठीक है, अब ये जो ये है ना 1 प्लस 0.5C, इसको हम मान लेते हैं KS, ये क्या मैंने मान लिया, KS, और जो ये KS है इसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, क्योंकि जो यहाँ से हमारा क्या निकल गया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ, जो वायर है उसके इनर साइड पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आया है, इतना। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये हो गया शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, तो इसकी वैल्यू कुछ होगी तो इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा। तो अब फाइनल क्या आ गया, ये टॉ मैक्स क्या आ गया, KS 8FD डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, समझ गए। फाइनल क्या आ गया, KS 8FD डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। KS क्या हो गया, शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक इफेक्ट आता है कर्वेचर इफेक्ट। ठीक है, जो हेलिकल स्प्रिंग होते हैं ना, उनमें एक इफेक्ट आता है कर्वेचर इफेक्ट, जो मैंने स्प्रिंग इंडेक्स आपको बताया था उसके, ठीक है, उसमें मैंने कर्वेचर इफेक्ट के बारे में बताया था आपको, यहाँ भी बताता हूँ। तो जो हेलिकल स्प्रिंग है, अब देखो यहाँ पर ये क्या आया, एक शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। ओके, अब तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो हमें पता चल गया क्या है, KS 8FD पाई डी क्यूब। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है हेलिकल स्प्रिंग में, जो ये स्ट्रेस आया है, तो कर्वेचर इफेक्ट की वजह से क्या चेंज आएगा इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में। ओके, तो अगर मैं देखूं, चलो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। तो कर्वेचर इफेक्ट क्या है, अब देखो, मान लो कि
मैंने अब देखो स्प्रिंग है, वायर है, स्प्रिंग की फॉर्म में है, ओके, स्प्रिंग की फॉर्म में है, तो उसका एक सेक्शन ले लेता हूं मैं, एक सेक्शन लेता हूं। देखो मैंने ये एक्सेस ये है, ठीक है, और ये इसका ये इस स्प्रिंग का एक मैंने सेक्शन ले लिया। क्या ले लिया? सेक्शन। भाई ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे करके, तो इसका एक छोटा सा मैंने सेक्शन काट लिया ये इस फॉर्म में। अब देखो क्योंकि सेंट उसका डायरेक्शन तो इसकी, और जो ये है ये क्या है? स्प्रिंग की एक्सिस, समझ रहे हो ना? सेक्शन ले लिया। अब मान लिया ये मेरा ए बी सी और डी, ठीक है, समझे? अब मैं क्या कर रहा हूं, भाई जो मैंने ना सेक्शन लिया है, पर स्प्रिंग के जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही है। तो मैंने जो ए और डी है, ये ए डी, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले रखा है, देखो, जिसकी एक्सिस क्या है? ए डी, ये है ना एक्सिस ए डी, समझ गए? तो मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया ए डी, ओके। ये ऐसे देखो, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ओके, अब तो दिख रहा होगा, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये मैंने जो ये सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ए डी, ये मैंने ए डी ले लिया क्रॉस सेक्शन, तो ये सर्कुलर ही है भाई। ये जो स्प्रिंग का जो वायर है, जो स्प्रिंग का वायर है वो सर्कुलर ही है ना, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस जो ये है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको मैंने यहां से फिक्स कर दिया, और इसको, ये वाला जो सेक्शन है ए डी, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। इस सेक्शन को फिक्स करके इसको मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूं। इसको फिक्स करके इसको पकड़ के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया मैंने। अब जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा? तो जो ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ये भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई ऐसे करके रोटेट किया तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया ना, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एक्सेस है वो ऐसे आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे, जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया हूँ तो स्ट्रेन, एक टाइप का शियर स्ट्रेन आया होगा ना भाई, शियर स्ट्रेन आया होगा। तो आपका जो ये इनर वाला पोर्शन है ए बी और जो ये आउटर वाला रिंग है भाई, ये जो है ना, ये जो सेक्शन है ये वायर ही है, ठीक है, वायर का मैंने एक सेक्शन काट दिया, समझ गए? अब आप जब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ और जो ये इनर वाला वायर का पोर्शन है और ये क्या है, आउटर वाला वायर का पोर्शन है, तो अब इसमें जब हमने रोटेट कराया तो स्ट्रेन आएगा नहीं आएगा? इनर वाले पोर्शन में भी स्ट्रेन आएगा ए बी में, और ये सी डी में भी स्ट्रेन आएगा, समझे? शियर स्ट्रेन आएगा ना, शियर स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है, और क्योंकि शियर फोर्स लग रहा है और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेन आएगा। तो वो जो शियर स्ट्रेन आएगा वो ए बी वाले में ज़्यादा होगा इनके कंपेरिजन टू सी डी। क्यों? अब देखो स्ट्रेंथ किसकी लेंथ कम है, ए बी वाले की लेंथ कम है नहीं, ए बी जो है इसकी लेंथ कम है, और जो ये सी डी है इसकी लेंथ ज़्यादा है।
अब शियर स्ट्रेन कहाँ पर ज़्यादा आएगा? जिसकी लेंथ कम है वहाँ पर शियर स्ट्रेन ज़्यादा आएगा। अब जिसकी लेंथ ज़्यादा है वहाँ पर शियर स्ट्रेन कम आएगा। समझ गए? तो शियर स्ट्रेन कहाँ ज़्यादा आया? ए बी वाले में। ए बी वाले में शियर स्ट्रेन ज़्यादा आया। समझ गए? तो उस शियर स्ट्रेन की वजह से शियर स्ट्रेन आया ज़्यादा, तो इनके बीच में डिफरेंस आया शियर स्ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है इस इनर साइड में और आउटर साइड में कम है। तो दोनों का अगर डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेन का। ठीक है, आ गया। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे, अब क्या होगा कि मैं अब जैसे ये स्प्रिंग का वायर है स्प्रिंग का, इसका एक सेक्शन लिया है मैंने, समझ गए? अब अगर ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, थोड़ा और कर्वेचर थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए, कर्वेचर थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए, समझ गए ना? देखो यहाँ पर देखो, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, ये यहाँ पर देखो, पहले तो ये वाला सेक्शन बना रहा हूँ, ये वाला सेक्शन बना रहा हूँ, ये ऐसे करके ये मैंने वो यही वाला सेक्शन बनाया। ठीक है, बी सी ए डी, ठीक है, यही वाला सेक्शन मैंने यहाँ बनाया। तो समझ गए? ये वाला सेक्शन यहाँ बनाया, इसकी रेडियस कुछ होगी, मतलब क्या, जो dy2 होगी, dy2 होगी भाई। ये कॉइल का ही सेक्शन है, ये वायर का ही सेक्शन है नहीं? तो अगर ये रेडियस थोड़ी ज़्यादा हो, अगर मतलब कि मैं मान लूँ जो ये कर्वेचर है यहाँ पर आ जाए, ये ऐसे करके, ये ठीक है, ये तो यहाँ अगर इन केस ये केस हो, अगर पहले ये वाला केस तो ये वाला केस है, तो शियर स्ट्रेन का डिफरेंस तो आ रहा है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में शियर स्ट्रेन का डिफरेंस इसके कंपैरिजन में तो कम होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ज़्यादा है भाई। इसके कंपैरिजन में तो लेंथ इसकी जो इनर वाला है कर्वेचर, इसकी तो लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ तो है ही, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो शियर स्ट्रेन का डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच का जो शियर स्ट्रेन का डिफरेंस होगा उससे तो कम ही होगा, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है अगर इससे कंपैरिजन करें। तो मतलब कि अगर आप देखोगे कि शियर स्ट्रेन का जो डिफरेंस है कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर शियर स्ट्रेन का डिफरेंस कम आएगा। अब शियर स्ट्रेन का डिफरेंस कम आने का मतलब क्या है कि वहाँ पर स्ट्रेन कम लग रहा है, मतलब स्ट्रेन कम लग रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेस का इफेक्ट कम आएगा, मतलब बैंडिंग जो बैंड हो रहा है वहाँ पर स्ट्रेस का इफेक्ट कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा। समझ रहे? ज़्यादा होगा नहीं होगा। अब देखो मैंने स्प्रिंग इंडेक्स में आपको क्या बताया था, कैपिटल C कैपिटल D, और यही होता है कर्वेचर इफेक्ट कि जितना कम आपका जो मीन कॉइल डायमीटर कैपिटल D होगा, समझ गए, जितना जो कैपिटल D है मीन कॉइल डायमीटर कम है और मान लो स्मॉल d आपका कांस्टेंट है, जो वायर का डायमीटर है वो कांस्टेंट है और मीन कॉइल डायमीटर आपका कम है, तो स्प्रिंग इंडेक्स आपका क्या होगा, बहुत कम होगा, लेस देन 3 होगा। मैंने क्या बताया था कि स्प्रिंग इंडेक्स आपका 4 से 12 होना चाहिए। अगर लेस देन 4 आ जाता है तो कर्वेचर आपका शार्प कर्वेचर होता है। देखो शार्प कर्वेचर है, शार्प कर्वेचर हो जाता है। अब जब शार्प कर्वेचर होता है तो वहाँ पर स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में आता है,
बेंडिंग पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्रैक पड़ने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर स्मॉल डी सेम है और कैपिटल डी आपका कम है तो कर्वेचर ज़्यादा हो, कर्वेचर आपका कम होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। कैपिटल डी आपका बहुत ज़्यादा है, जैसे इसका कैपिटल डी ज़्यादा है तो कर्वेचर आपका कम आएगा, मतलब 4 से ऊपर तो आएगा ही, समझ गए? ठीक है, तो ये होता है कर्वेचर का इफेक्ट। तो ये किस वजह से आया, किस वजह से आया? स्ट्रेन की वजह से। अब स्ट्रेन की वजह से आया ना, अब स्ट्रेन कहाँ से आया? जब हम उस पर शियर स्ट्रेस आ रहा है, जब उस पर फोर्स लग रहा है, जब उस पर हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो भाई वो कंप्रेस कर रहे हैं तो वो जो स्प्रिंग का वायर है वो रोटेट करेगा, उस पर टॉर्क लग रहा है ना उस पर। भाई इसके जो सेक्शन है, इस पर जो ये क्रॉस सेक्शन है, इस पर टॉर्क लग रहा है भाई, टॉर्क लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। जो ये क्रॉस सेक्शन है वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की वजह से क्या होगा? शियर स्ट्रेन आएगा। मैंने कहा ना, इसको फिक्स कर दिया। अब भाई एक तो जब आप लगाओगे एक तो चीज़ फिक्स होगी, शियर स्ट्रेन तो आएगा ही, वायर है उसमें शियर स्ट्रेन तो आएगा ही। अब उस शियर स्ट्रेन की वजह से क्या आ रहा है? कर्वेचर इफेक्ट आ रहा है, समझ गए? उस शियर स्ट्रेन की वजह से क्या आ रहा है? कर्वेचर इफेक्ट आ रहा है। तो कर्वेचर इफेक्ट, ठीक है, तो वो किस चीज़, स्प्रिंग इंडेक्स भी कर्वेचर इफेक्ट को ही दर्शाता है, समझे? तो यहाँ पर अगर हम कर्वेचर इफेक्ट की बात करें, जितना स्प्रिंग इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही कर्वेचर इफेक्ट कम होगा। मैंने कहा ना, जितना स्प्रिंग इंडेक्स ज़्यादा होगा, स्प्रिंग इंडेक्स ज़्यादा होना मतलब 4 से ज़्यादा होना, 4 से 12 के बीच, उतना ही कर्वेचर इफेक्ट कम होगा, समझ गए? कर्वेचर इफेक्ट मतलब समझ गए होगे ना ये सब चीज़, क्योंकि 4 से कम है इसका मतलब कि कर्वेचर आपका शार्प कर्वेचर है, तो यहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, कर्वेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर 4 से ज़्यादा है तो कर्वेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा, मतलब लेसर, मोर विल बी द स्प्रिंग इंडेक्स, लेसर विल बी द कर्वेचर इफेक्ट, समझ गए? ठीक है, तो अभी अगर जब आप रेलवे कैरेज की बात करोगे, वहाँ पर जो सस्पेंशन लगे होते हैं हेलिकल स्प्रिंग के रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो वायर का डायमीटर होता है स्मॉल डी, वो लार्ज होता है अगर आप कंपैरिजन करोगे स्मॉल डी से, कैपिटल डी से। मतलब कि जो वायर होता है ना, उसका जो डायमीटर है स्मॉल डी बहुत लार्ज होता है, लार्ज इन कंपेरिजन टू कैपिटल डी, कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। तो वहाँ पर जो कर्वेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, कर्वेचर इफेक्ट बहुत हाई होता है। अगर देखना आप हेलिकल, उनके जो सस्पेंशन होते हैं रेलवे कैरेज के, उनके हेलिकल स्प्रिंग होता है, उसमें जो वायर का डायमीटर होता है स्मॉल डी, वो ज़्यादा होता है कैपिटल डी से। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में कर्वेचर इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कर्वेचर इफेक्ट की, किसमें? स्प्रिंग में। अब देखो ये कर्वेचर इफेक्ट की वजह से आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, है नहीं? तो जो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है जो ये था, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा टॉ मैक्सिमम KW 8FD डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, ठीक है। टॉ मैक्सिमम इसको जो KW 8FD डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। अब यहाँ पर जो ये KW है इसको हम कहते हैं वॉल्स फैक्टर। क्या कहते हैं? साइंटिस्ट होंगे वॉल्स, तो इसको कहते हैं वॉल्स फैक्टर, ठीक है। तो ये KW क्या होता है? KW होता है KS क्या है? शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई KC क्या है? कर्वेचर फैक्टर। KC क्या है? कर्वेचर फैक्टर, समझ गए? अब यहाँ पर जो KW की वैल्यू आती है,
अगर मैं इसको मिटा दूं तो जो के डब्ल्यू की वैल्यू आती है, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, इसको कहते हैं वॉल स्पेक्टर। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 4c-1 डिवाइड बाई 4c-4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई सी। 4c-1 डिवाइड बाई 4c-4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई सी। अब सी आपको पता है क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स। क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स। तो स्प्रिंग इंडेक्स तो आएगा ही, क्योंकि कर्वेचर का इफेक्ट है, तो और स्प्रिंग इंडेक्स और कर्वेचर एक दूसरे को कर्वेचर को ही दर्शाता है स्प्रिंग इंडेक्स। तो वॉल स्पेक्टर ये है। तो यहाँ पर जब आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे किसमें, स्प्रिंग में, हेलिकल स्प्रिंग में, तो वहाँ पर आपको ये तो पता ही है के डब्ल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो गया, के डब्ल्यू 8F कैपिटल डी पाई डी क्यूब। क्या हो गए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। अब डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि अगर जो स्प्रिंग होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द हेलिकल स्प्रिंग, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द हेलिकल स्प्रिंग वायर क्या होगा, हाफ टी थीटा। ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर का। हाफ टी क्या है, टॉर्क, थीटा क्या है, समझे, हाफ टी थीटा। थीटा मतलब कि जो अब भी जैसे मैंने कहा ना, जब हम टॉर्क देते हैं, जब उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होने पर वो जब डिफ्लेक्ट होगा तो जो एंगल वो रोटेट करेगा, डिफॉर्मेशन उसका, समझ गए वो। तो हाफ टी थीटा। अब थीटा एनर्जी स्टोर, अब थीटा क्या होता है, अब आपको पता है कि थीटा क्या होता है, TLY/G, पता है ना, समझ गए क्या होता फॉर्मूला, TY/J टॉ वाई आर जी थीटा वाई एल, यही तो होता है। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, TLY/G। तो यहाँ पर रखेंगे हाफ टी, थीटा की वैल्यू TLY/G। तो क्या हो गया, T²Ly 2G, T²L डिवाइड बाई 2G। अब यहाँ पर जो ये अब टॉर्क तो आपको पता है, हमने जो निकाला था, कितना निकाला था, F इंटू dy/2, टॉर्क इतना दिया था ना उसको हमने। अब L क्या है, लेंथ किसकी, स्प्रिंग की लेंथ। अब स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी भाई, अब स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, ये मेरा एक कॉइल है, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, कॉइल। जब आप टॉप से देखोगे, समझ गए ना, जैसे आपने स्प्रिंग है उसको टॉप से देखा तो ऐसे दिखाई देगा, समझ गए, ये स्प्रिंग है, ये ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर, ये स्प्रिंग की कॉइल, ठीक है, स्प्रिंग का वायर। अब टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और एक्सिस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है, पाई डी। क्या है, पाई डी। पाई स्मॉल डी, समझ गए क्या है, पाई स्मॉल डी।
नहीं, पाई स्मॉल डी नहीं, इसका सफर क्या है, पाई कैपिटल डी। भाई यार, पाई कैपिटल डी तो होगा, देखो ये रेडियस, ये डायमीटर कितना है, डी है ना, स्मॉल डी तो डायमीटर इसके क्रॉस सेक्शन का है, समझ गए ना, स्मॉल डी तो डायमीटर इसके क्रॉस सेक्शन का है, जो वायर है, जो स्प्रिंग का वायर है उसके क्रॉस सेक्शन का है, और कैपिटल डी किसका डायमीटर है, पूरे का, क्योंकि ये मैंने कहा ना कॉइल है, ऊपर से देखोगे तो ऐसे कॉइल दिखाई देगा, तो इसका सरकमफ्रेंस इस कॉइल का पाई डी, ठीक है। तो ये तो एक कॉइल की बात हो गई। कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है, n नंबर ऑफ कॉइल्स है, n नंबर ऑफ कॉइल्स, कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है, n क्या है, n नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, n क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। एक्टिव कॉइल्स मैंने बताया है कि वो कॉइल्स जिन पे स्प्रिंग क्या होता है, फोर्स लगाता है, जिस पे स्प्रिंग का एक्शन होता है, जिस पे फोर्स का एक्शन होता है, जो मतलब जो डिफ्लेक्ट होता है, जो फोर्स स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट करता है, जो कॉइल्स होते, क्योंकि देखो आप, मैंने जब आपको बताया था एक्टिव कॉइल्स और इनएक्टिव कॉइल्स के बारे में, इनएक्टिव कॉइल्स वो कॉइल्स होते हैं जो केवल सपोर्टिंग के लिए काम करते हैं, जो एंड वाले कॉइल्स होते हैं ना उन्हें इनएक्टिव कॉइल्स कहते हैं, जो एंड में जो बॉटम पे और टॉप पे होते हैं वो इनएक्टिव कॉइल्स होते हैं, क्योंकि वो केवल सपोर्ट करते हैं, वो ना तो डिफ्लेक्ट होते हैं ना कोई स्प्रिंग, क्योंकि भाई जब आप लोड उस पर लगाओगे तो वो जो लोड लगा है, जो वो लोड टॉप वाले पे, भाई वो टॉप वाला उसको सपोर्ट करेगा ना पहले, जब टॉप वाले पे जो टॉप वाला उसका कॉइल है उसके ऊपर रखेंगे ना, तो उसने सपोर्ट किया ना टॉप वाले कॉइल ने उसको, तो टॉप वाले कॉइल ने सपोर्ट किया, उसके बाद जो उसके नीचे वाले एक्टिव कॉइल्स हैं उन पे एक्शन किया, तो वो जो एक्टिव कॉइल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, वो केवल डिफ्लेक्ट होते हैं, उन्हीं पे केवल एक्शन होता है, वही डिफ्लेक्ट होंगे, वही उन्हीं पे केवल एनर्जी स्टोर होगी, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेंगे वही कॉइल्स, एक्टिव कॉइल्स स्टोर करेंगे, समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स नहीं आएगा यहाँ आएगा नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पाई डी एन, तो लेंथ क्या हो गई पूरे स्प्रिंग के वायर की, भाई जब हम, क्योंकि ये जो L है ना, ये वायर का लेंथ है, वायर का लेंथ है, ये वाला लेंथ नहीं है कि टॉप से बॉटम पे कितना लेंथ है, फ्री लेंथ नहीं है, ये कंप्रेस्ड लेंथ नहीं है, ये वायर का लेंथ है, क्योंकि हाफ टी थीटा, देखो कैसे, मैं अगर जो ये पाई डी एन का लेंथ है वायर का, एक रॉड के फॉर्म में बनाऊं, ये मेरी रॉड है, इसको मैंने यहां से फिक्स कर दिया, कितनी लेंथ है, पाई डी एन, जो स्प्रिंग का कॉइल है ना उसको मैंने एक स्ट्रेट वायर बना दिया, जो स्प्रिंग का कॉइल का जो वायर था उसको मैंने, स्प्रिंग हेलिकल फॉर्म में था, अब उस हेलिकल फॉर्म को हटा के मैंने एक स्ट्रेट वायर बना दिया, तो वो कितनी लेंथ निकलेगी, उसकी लेंथ निकलेगी पाई डी एन। पाई डी क्या, अब डी तो आपको पता है मीन कॉइल डायमीटर, तो अब ये देखो कॉइल है, इसका मीन कॉइल डायमीटर कितना था, कैपिटल डी, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, पाई डी। अब ये तो केवल एक कॉइल की बात हुई, अब कितने नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स हैं, पाई डी एन, कितने नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स हैं, एन, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई उस वायर की, पाई डी एन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करने के लिए, देखो यहाँ पर टॉर्क दिया, तो ये टॉर्क ऐसे करके, क्योंकि हमने टॉर्क कहाँ लगा, उस वायर के क्रॉस सेक्शन पे, तो टॉर्क जनरेट हुआ वायर के क्रॉस सेक्शन पे, वायर के क्रॉस सेक्शन पे तो टॉर्क लगा। जैसे स्प्रिंग में हम फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, तो जो वायर का क्रॉस सेक्शन है उसी पे तो टॉर्क आता है, आता नहीं आता, तो ऐसे ही वायर का क्रॉस सेक्शन, इस स्ट्रेट वायर का क्रॉस सेक्शन जैसा हेलिकल स्प्रिंग में आता है, टॉर्क आया। अब इस टॉर्क की वजह से
स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी। कैसे होगी कि ये थोड़ा डिफॉर्म करेगा भाई। जब ये इस पर टॉर्क ऐसे करके लगाओगे, मतलब कि यहाँ से आपने फिक्स कर दिया और इसको ऐसे टॉर्क लगाओगे तो जो ये शाफ्ट है ये रोटेट करने की कोशिश करेगी ना, है नी। तो वही जो थीटा है यही रोटेशन है। तो ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करने की कोशिश करेगी, समझ गए, रोटेट करने की थीटा एंगल पे रोटेट करने की कोशिश करेगी। मान लो ये शाफ्ट है, इसको मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, अब मैं यहाँ से रोटेट करा रहा हूँ। अब ये डिफॉर्म होगा, थीटा एंगल डिफॉर्म होगा क्योंकि, है नी। तो एनर्जी कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, हाफ टी थीटा, ऐसे, ठीक है। तो टी थीटा क्या होता है, टी एल बाई जी जे। एल क्या है, लेंथ, पाई डी एन। थीटा क्या है, अब मैंने देखो टॉर्क कितना होगा, एफ डी वाई टू, जैसे वहाँ था तो यहाँ भी वही लगा ना। ये कितना है, एफ डी वाई टू, समझे, एफ डी वाई टू। टॉर्क एफ डी वाई टू लगा ना उस पर, है नी। जो हेलिकल स्प्रिंग था उस पर जब हमने देखा था शुरू में, यहाँ पर देखो, हाँ ये एफ आया, ये टॉर्क कितना लगा इस पर, ये टॉर्क कितना लगा, एफ डी वाई टू, है नी। तो यहाँ पर कितना टॉर्क आ गया, एफ डी वाई टू, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर टॉर्क आ गया एफ डी वाई टू का होल स्क्वायर। लेंथ मैंने निकाली पाई डी एन। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, वो जो क्रॉस सेक्शन है उसका। भाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, जो वायर है उसका, जो वायर है, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने वायर को स्ट्रेट कर दिया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है नी। तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई क्योंकि रोटेट तो हम वायर को कर रहे हैं तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा ना। तो कितना होता है, पाई स्मॉल डी की पावर 4 32, कितना होगा, पाई डी की पावर 4 32। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, तो ये निकल के आएगा स्ट्रेन एनर्जी एफ दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 32, 4 एफ डी क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। एन डिवाइड बाई 32, तो 32 तो हो गया, डी की पावर 4, ये आ गया 4f कैपिटल डी क्यूब 4f स्क्वायर कैपिटल डी क्यूब एन, और जी, हाँ जी भी तो रह गया, जी डी की पावर 4। यह आ गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द हेलिकल स्प्रिंग वायर। जो वायर है ना उसमें, जो वायर है हेलिकल स्प्रिंग वायर, जो स्प्रिंग का वायर है उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ। अब आपको पता है, अगर आप कास्टिग्लियानोज थ्योरम यूज करोगे, बाय यूजिंग कास्टिग्लियानोज थ्योरम देख लेना आप, ठीक है। कास्टिग्लियानोज थ्योरम, तो वो क्या कहता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू, डेल यू ओवर डेल एफ। एफ क्या है, जो हमने फोर्स लगाया है, तो डेल यू ओवर डेल एफ, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u कितना है, इतना 4f स्क्वायर डी क्यूब एन डिवाइडेड बाई जी डी की पावर 4, तो कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, 8f डी क्यूब एन डिवाइड बाई जी डी की पावर 4, 8f डी क्यूब एन डिवाइडेड बाई जी डी की पावर 4। तो ये क्या आ गया, डिफ्लेक्शन किसका, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का कितना डिफ्लेक्शन होगा, इतना 8f कैपिटल डी क्यूब एन डिवाइड बाई जी डी की पावर 4।
स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में लिख लेना। स्प्रिंग इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, कैपिटल डी वाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी वाई स्मॉल डी स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। अब आपको पता है कि अगर मैं स्टिफनेस निकालूं स्प्रिंग की, स्टिफनेस क्या होती है स्प्रिंग की, के इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई वाई, यही होती है ना, कितना फोर्स हमने लगाया और कितना डिफ्लेक्शन हुआ, एफ डिवाइड बाई वाई स्प्रिंग इंडेक्स है नी। तो वाई का यहाँ रखा तो कितना आ गया, ये आ जाएगा जी डी की पावर 4 8 डी क्यूब एन, जी डी की पावर 4 8 डी क्यूब एन। क्या आ गया ये, स्प्रिंग की स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो स्टिफनेस में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्टिफनेस, अब आपको पता है कि अगर दो स्प्रिंग हैं उन दोनों को सीरीज में लगाएं, उन दोनों को सीरीज में लगाएं, मान लो एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, और एक स्प्रिंग ये है, इन दोनों को मैंने, इसकी स्टिफनेस K1 है, इसकी स्टिफनेस K2 है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी होगी, कितनी होगी, टोटल स्टिफनेस 1/k क्या होगी, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, यही होगी। ठीक, अगर हमने स्प्रिंग को सीरीज में लगाया है, और अगर हम पैरेलल में लगाएं, पैरेलल में मतलब कि एक मेरा स्प्रिंग यहाँ लगा है, एक ये लगा है, तो ये पैरेलल में होगा, इसकी स्टिफनेस K1 इसकी K2, तो इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, K1 प्लस K2। ठीक है, K1 प्लस K2 ये हो गई जब स्प्रिंग आपके पैरेलल में लगे हैं। अब ये एक चीज़ ये आती है कि अगर आप स्प्रिंग को, कोई एक स्प्रिंग है और उसको आपने दो, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब कि ये जैसे एक स्प्रिंग है, जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये ठीक है स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को आपने, इसकी स्टिफनेस है K, कितनी है स्टिफनेस की K, और आपने इसको मान लो n इक्वल पार्ट में काट दिया, n इक्वल पार्ट्स में आपने इसको काट दिया, n इक्वल्स पार्ट्स में, जो ये स्टिफनेस है। ठीक है, तो क्या होगा, तो स्टिफनेस कितनी हो जाएगी। अब मान लो आपने क्या करा, ये हो गया एक पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। अगर आपने इस स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में काट दिया तो स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। मान लिया K1 K2 K3, तो इनकी स्टिफनेस हो जाएगी K1 K2 K3 तीनों की बराबर हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 3K, इसका 3 टाइम्स हो जाएगी। जितने पार्ट्स में आप काटोगे ना उतना गुना हो जाएगी ओरिजिनल स्टिफनेस का। जैसे NY3 करा मैंने, इसको 1/3 में मैंने काट दिया, ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने 1/3 में, मतलब एक पार्ट ये बना दिया, दूसरा पार्ट ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया, 3 अलग अलग पार्ट में इसको मैंने काट के लगा दिए। तो जो इन तीनों की स्टिफनेस 3 टाइम्स हो जाएगी, जहाँ जिस स्प्रिंग से हमने ये काटा था, 3 टाइम्स ऑफ K। अब अगर इसको मैं 4 टाइम्स में डिवाइड करूँ, इस स्प्रिंग को ही 4 पार्ट्स में,
तो कितने टाइम्स हो जाएगी 4k, बराबर होगी चारों की। 5 पार्ट में करूँ तो पाँचों की 5k हो जाएगी, ऐसे करके समझे कि ए स्प्रिंग हैविंग ए स्टिफनेस ऑफ k इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, देन स्टिफनेस ऑफ द ईच स्प्रिंग इंक्रीजेज बाय इट्स n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टिफनेस। जितने पार्ट्स में आपने काटा उतनी गुना हो जाएगी स्टिफनेस, ठीक है। तो ये तो स्प्रिंग का केस हो गया। स्प्रिंग मैंने पूरा करा दिया, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में आना था, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्प्रिंग के, ठीक है। तो चलिए अब आगे दूसरा चैप्टर करेंगे। ओके, ठीक।